नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर उत्तराखंड के तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन में बढ़ेंगे हेडलाइंस के बाद खबरों को लेकर। इस बीच आपको सीधे हम ले चलते उत्तराखंड, जहां पर अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत के दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको सुनवा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आज उत्तराखंड राज्य के हर्रावाला रेलवे स्टेशन, लालकुआं रेलवे स्टेशन, रुड़की रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कार्य के इस शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान उत्तराखंड सरकार के हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद, अमृत भारत स्टेशन योजना, रुड़की रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कार्य के इस शिलान्यास के अवसर पर मंच पर विराजमान उत्तराखंड सरकार के हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, देहरादून शहर के मेयर भाई सुनील उनियाल गामा जी, और आज हर्रावाला रेलवे स्टेशन जहां एक पुनर्विकास की योजना का यहां भी प्रारंभ हो रहा है, यहां के डोईवाला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय ब्रजभूषण गहरोला जी, हमारे पद्मश्री भाई प्रीतम सिंह भरतवाण जी, LDRM उत्तर रेलवे श्री राजकुमार सिंह जी, मंचासीन राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय खजानदास जी, हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई रविंदर सिंह राणा जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, रेलवे विभाग के सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम में आप सबके उपस्थित होने पर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में आज ये हमारे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है, पुनर्योजना आज उनके हाथों से आगे बढ़ रही है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। सर्वप्रथम देवभूमि के तीनों रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास शिलान्यास हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, बीते 9 वर्षों में देश में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अभूतपूर्व स्पीड से, अभूतपूर्व स्केल से कार्य किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से भारतीय रेलवे का हम इसको स्वर्णिम युग कह सकते हैं और हम एक स्वर्णिम युग की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं पिछले 9 वर्षों की बात करूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय रेलवे ने भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप तथा आत्मनिर्भर भारत की जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए जिस प्रकार का मैप बनाया है, जिस प्रकार से आगे बढ़ा है, अगर हम 2014 के बाद से भारतीय रेल एक नए रूप में हमारे सम्मुख खड़ी हुई है, इसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आज जहां एक और ब्रॉड गेज रेलवे लाने से मानव रहित रेल क्रॉसिंग को खत्म करके भारतीय रेलवे को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित बनाने का काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय रेलवे की रफ्तार भी पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। आत्मनिर्भरता और आधुनिकता के प्रतीक चिन्ह के रूप में अभी हम सब भूले नहीं है, कुछ दिनों पहले की बात है, मई के माह में हमको देहरादून से दिल्ली के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस मिली है। मेक इन इंडिया जैसी ट्रेनें आज रेलवे नेटवर्क का हिस्सा बन रही हैं। वर्तमान में देश के अछूते हिस्सों को भी
रेल नेटवर्क से तेजी से जोड़ने का काम हो रहा है। इन सबके साथ, इनके साथ साथ रेलवे लाइनों का तेजी से आधुनिकीकरण और विद्युतीकरण का भी काम पहली बार भारत के इतिहास में इतनी तेजी से किया जा रहा है। मैं इस मंच पर खड़े होकर आप सबके समक्ष मैं नहीं कह रहा हूं, ये आंकड़े कह रहे हैं कि 2014 तक 1350 किलोमीटर रेलवे लाइन का विद्युतीकरण हुआ और 2014 से लेकर अब तक 6565 किलोमीटर तक ये पहुंच गया है। आप दोनों में अगर फर्क करेंगे तो एक लंबा दोनों के बीच में अंतर है। जैसा हम जानते हैं कि रेलवे को माल ढुलाई से सबसे अधिक फायदा होता है, इसमें भी आज अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। 2014 से पहले रेलवे 1058 मीट्रिक टन माल ढुलाई का काम किया करती थी, लेकिन अब रेलवे ने इसमें भी एक नया कीर्तिमान बनाया, नया इतिहास बनाया है। 2023 में 1512 मीट्रिक टन रेलवे माल की ढुलाई कर रहा है। भाइयों बहनों, सबसे बड़ा काम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है वह काम है देश में नई रेल लाइन बिछाने का। और रेलवे के आंकड़ों पर अगर हम गौर करेंगे तो 2014 से पहले 1561 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक बिछाए गए थे और 2014 से 23 तक अभी तक 5243 किलोमीटर तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। स्वयं आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा आंकड़ा है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड के अंदर भी आज अनेकों ऐसे काम हुए हैं जिनको पहले नामुमकिन समझा जाता था, मुश्किल समझा जाता था। और रुड़की के वैश्य समाज में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर वैश्य समाज के लोगों ने आज प्रेस वार्ता कर नगर विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ मोर्चा खोला। अग्रवाल धर्मशाला से हुई प्रेस वार्ता में वैश्य समाज के खिलाफ की गई अंतर्गत बयानबाजी को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि विधायक इसके लिए माफी मांगे, अन्यथा वैश्य समाज उनका पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। ने बताया है जो नगर विधायक ने वैश्य समाज को लेके अभद्र टिप्पणी करी है, उसके संदर्भ में ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी थी। वैश्य समाज ने क्या मानते हैं, जिस तरह से देखा गया पहले क्या चल रहा कि राजनीति को लेकर जो चल रही है वो वैश्य समाज ओबीसी समाज, क्या समाज को लेकर? देखिए जी, अगर कोई भी समाज है, चाहे वो ओबीसी समाज हो, वैश्य समाज हो, कोई भी समाज हो, अगर समाज के ऊपर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो उसको तो सबक सिखाना पड़ेगा ही। अब आप देखिए उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह जी ने करी थी, त्यागी समाज के ऊपर, कश्यप समाज के ऊपर, सैनी समाज के ऊपर, वे भी आंदोलन कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, पार्टी है, पार्टी अपनी जगह है, लेकिन अगर समाज क्या है, अपना घर है। अगर कोई हमारे समाज पे, हमारे घर पे वार करेगा तो कायर नहीं है, चूड़ी नहीं पहन रखी, जो चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे। वो टाइम जा चुका, बनिया किससे डरावा नहीं है। अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि पार्टी हाईकमान से बात करेंगे। विधायक जी अगर खुले मंच पे आगे लिखित में हमारे से माफ़ी मांगे, वैश्य समाज का दिल बहुत बड़ा है, माफ़ कर देंगे, फिर से साथ में खड़े हो जाएंगे। देखिए अपना मानना क्या है, अगर किसी ने आगे गलती मान ली तो उसे अपना माफ़, क्या बोलते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं बोलते। तो वो स्थिति है, अगर विधायक जी खुले मंच पे आके माफ़ी मांगेंगे लिखित में वैश्य समाज से, तो वैश्य समाज माफ़ करेगा। आज तक देखा गया है कि राजनीति उस समय का नहीं भाई साहब, अब ऐसा थोड़ी है कि आपने आज थप्पड़ मारा और 4 साल बाद आके कहीं मेरी गलती है, ऐसा नहीं है। इतना पागल तो वैश्य समाज भी नहीं है, एक बुद्धिजीवी वर्ग है वैश्य समाज। तो कहाँ तक अड़ेंगे आप? लास्ट तक अड़ेंगे। और अगर विधायक जी ने माफ़ी नहीं मांगी तो हर एक दुकानदार के बाहर, वैश्य समाज की हर ऑफिस के बाहर खुले शब्दों में लिखा जाएगा कि विधायक का बहिष्कार करते हैं। तो वैश्य समाज ने प्रेस वार्ता कर मोर्चा खोला और कहा है कि हम अपने आत्मसम्मान की लड़ाई जो है वो लड़ते रहेंगे आगे भी। हमारे समाज के खिलाफ कोई भी बयान देगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा, ये हमें मंजूर नहीं है। विधायक
को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। वैश्य समाज हर मौके पर हमेशा समाज के साथ में, सरकार के साथ खड़ा रहता है, सिस्टम के साथ खड़ा रहता है, लेकिन इन वैश्य समाज को हमेशा से ही सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और ये हमें मंजूर नहीं है। और इसी को लेकर यहाँ पर मोर्चा खोला गया और प्रेस वार्ता कर वैश्य समाज के संगठन ने यहाँ पर माफ़ी मांगने को कहा है कि विधायक हमसे माफ़ी मांगे, वरना आने वाले दिनों में हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, हम विधायक जी का भी बहिष्कार कर सकते हैं। और खबर रुड़की से, जहां पर अभी हमने आपको खबर दिखाई किस तरीके से यहां पर मोर्चा खोला था यहां पर धर्म अग्रवाल समाज ने, और बताया उन लोगों ने कि अगर हमारे साथ अगर ऐसा होता रहेगा तो हम फिर सरकार के खिलाफ भी, सिस्टम के खिलाफ भी, सबके खिलाफ हम कहीं ना कहीं मोर्चा खोल देंगे। तो एमएनए और विधायक पर आरोप लगाए। और खबर रुड़की से, जहां पर गणेशपुर में एडीबी की ओर से डाले गई सिवर लाइन के बाद कई बार धंस चुके मकानों से आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर नगर निगम के पूर्व मेयर गौरव गोयल ने एडीबी भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि एडीबी ने पूर्व में किए गए कार्यों में घोटाला किया था और इसमें कई नेता भी शामिल रहे, जिसको लेकर आज तक एडीबी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं उन्होंने एमएनए और नगर विधायक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पूर्व में एमएनए नुपुर वर्मा विधायक प्रदीप बत्रा के इशारों पर काम करती रही थी, जिसका खामियाजा आज रुड़की के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। देखिए, आज शहर का जो ज्वलंत मुद्दा है वो एडीबी द्वारा गणेशपुर में किए गए कार्य है। वर्ष 2014 से 18 के बीच में चले एडीबी का काम, जिससे नहर से पश्चिम की ओर जितना शहर है सबके अंदर वाटर और सीवरेज लाइन लगी। उस लाइन डालने में इतनी खामियां रही कि जब भी पंपिंग सेट शुरू किया जाता है तो गणेशपुर क्षेत्र, आसपास के क्षेत्रों के लोगों के मकानों में दरारें आ जाती हैं, दुकानों में दरारें आ जाती हैं। ये क्रम लगातार कई वर्षों से चलता रहा है। 2019 में जब मैं मेयर बना, ये काम सब 2018 के अंदर लाइन डल के कार्य समाप्त हो चुके थे। लेकिन 2019 में जब मैं मेयर बना तो 2020 में, यानी कि जून 2020 के अंदर एडीबी द्वारा नगर निगम को अप्लाई किया गया कि इन लाइनों के हमें कनेक्शन देने हैं। तो सीवरेज और वाटर के कनेक्शन के लिए उन्होंने रोड कटिंग की नगर निगम से एनओसी मांगी। वो जब मेरे संज्ञान में आई तो मैंने नगर आयुक्त को सहित सभी शासन प्रशासन सरकार के प्रतिनिधियों को लिखित में, चाहे वो जल संस्थान हो, जल निगम हो, पेयजल निगम हो, चाहे वो एडीबी हो, मुख्य सचिव हो, प्रमुख सचिव हो, शहरी विकास सचिव हो, या रुड़की नगर आयुक्त प्रमुख रूप से उस समय नुपुर वर्मा थी, उनको, नुपुर वर्मा को मैंने निर्देशित किया कि आप इसमें बिल्कुल एनओसी मत दीजिए। शहर के अंदर लाइनें कलर डली हुई हैं, खराब डली हुई हैं। पहले स्वतंत्र एजेंसी से किसी की जांच कराएगा शासन, और स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने के बाद उनके खामियों को दूर करने के बाद ही हम इनमें कनेक्शन देते हैं। लेकिन उन्होंने अपने निजी स्वार्थों के चलते एनओसी जारी किया। वो लाइन्स के अंदर कनेक्शन हुए और उन कनेक्शनों का खामियाजा आज रुड़की नगर की जनता को उठाना पड़ रहा है। जो टिहरी जिले के धनोल्टी तहसील के ग्राम बरोड़ा में बीती रात हुई तेज बारिश के कारण मकान की दीवार टूटने से 2 बच्चे मलबे की चपेट में आने से दब गए, जिसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों को मलबे से बाहर निकाला। बता दें आपको कि बारिश से दीवार टूटने की वजह से कमरे में सोए 2 बच्चे मलबे की चपेट में आने से दब गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों बच्चों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
तो खबर दोरवल्डी से है, जहां पर विधायक और जिलाधिकारी ने आपदा से प्रभावित परिवार से मिलकर हादसे में हुई जनहानि पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति की कामना भी की है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। मिटिगेट करने और जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी बारिश रात भर से हुई है। काम शाम 6-7 बजे से बता रहे हैं कि काफ़ी भारी बारिश हुई है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गदेर में पानी आया है और फिर ऊपर से जो मलबा है उससे घर की जो दीवार है वो दस गई थी, जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ है। अब इसको रोकने के लिए और आगे ऐसे चीज़ें ना हो इसके लिए जब समझ डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे कॉल किया गया है और इसमें अन्य भी 2-3 समस्याएं यहाँ पे इस गाँव के भी और आसपास के गाँव के लोगों ने बताई है, जहाँ पहले भी कभी आपदा आई है और इंसिडेंट्स हुई हैं, जिसको कि मिटिगेट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं सारे स्टेप्स लिए गए। पर्वत उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया, जहां मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक राज्य में अगले 4 दिन 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। साथ ही उन्होंने 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। बता दें आपको कि 9 अगस्त तक कहीं कहीं पर भारी से भारी बारिश होने की भी संभावना जताई गई है, जिसको लेकर हरिद्वार, टिहरी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया, भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए मौसम यहाँ पे बिगड़ने की वजह से पर्यटन पर काफ़ी असर पड़ा है। कई इलाके ऐसे हैं जो बारिश की चपेट में आने के बाद से वहाँ पर स्थिति खराब हो गई, जल जमाव की स्थिति बन गई कई जगहों पर और चारधाम यात्रा पर असर पड़ा है। जो सामान्य यात्री आते हैं, जो सामान्य टूरिस्ट आते हैं, वो भी बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है वो लगातार यहाँ पर ख़राब है और मौसम ख़राब होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हालांकि इस दौरान कई एक जगहों पर यह भी देखने को आया कि भूस्खलन की वजह से कई लोगों जान माल का नुकसान हुआ है। कई जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हुआ है, सड़कें बही हैं, पुल टूटा है। तो ऐसे में सरकार की ओर से यही बार बार गुजारिश की जा रही कि फ़िलहाल मौसम ख़राब है, तो ऐसे में आप ना आएँ अभी तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप यहाँ पर हैं तो सुरक्षित स्थान पर रहें। जब बारिश हो रही हो या बिजली चमक रही तो उस वक्त आप घरों से बाहर ना निकलें। तो बहुत ही बेरहम मार देखने को मिलती है मौसम की। और खबर डोरवाला के झबरावाला क्षेत्र की है, जहां पर राजाजी नेशनल पार्क से सटे क्षेत्र में हाथियों की लगातार आमद से किसान परेशान हैं। वहीं बीती रात एक बार फिर जंगल से आए दर्जनों हाथियों के झुंड ने किसानों के गन्ने, धान और हरी घास के फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। दरअसल हाथियों ने भारी नुकसान पहुंचाए जाने पर किसानों ने अपना रोष व्यक्त किया है। किसानों का आरोप है कि वन विभाग की ओर से हाथियों को भगाने में ग्रामीणों और किसानों को किसी भी प्रकार की मदद नहीं दी जा रही है। तो देखिए तस्वीरें हाथियों के उस उत्पात की जिसमें उन्होंने मकानों को और जो कुछ दीवारें उनको भी नुकसान पहुंचाया है और इन दीवारों के पार जाकर फसलों को भी बर्बाद किया है। लोग जैसे रात को गश्त भी करते हैं, क्या है जंगली जानवर क्या है कि आदमी को देख के क्या होता है टाइम बदलते हैं। कभी ये 11 बजे आते हैं तो कभी ये 3-4 बजे आते हैं, इस टाइप से आते हैं। तो
हमें बहुत आते हैं, कभी कभी हम भी गश्त में आते रहते हैं। हमारे पास सुविधा नहीं है कुछ भी, टॉर्च नहीं है, असले नहीं है। तो आप लोग सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। जी, तो क्या चाहते हैं आप, क्या हमें अधिकारियों असला से दिया क्या जाए, इस ढंग का असला हो और ये टॉर्चें हो हमारे पास, हमें सुविधाएं दे, गाड़ी दे, रात को जिससे की गाड़ियों से घूम सके, गश्त के लिए गाड़ी गश्त के लिए। फेंसिंग लाइन की और बात, ऐसे हम लोग करते हैं गाँव वालों को मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। फेंसिंग लाइन की डिमांड है किसानों की सर, तो क्या मानते हैं आप, ये लगनी उच्च चाहिए? अधिकारी का मामला है सर, हम तो छोटे कर्मचारी, हम क्या बोल सकते हैं। आता हूँ रात में जिस टाइम चक्कर मारने आया ना, जब टॉर्च लगाई तो हाथी थे खेत में। हाथी इतने थे गिन नहीं सका मैं, 20-25 हाथी होंगे लगभग। जिस टाइम मैंने टॉर्च लगा हल्ला डाला तो हाथी जितना भागे ना, भागे थे तो हमें बाउंड्री भी तोड़ी उन्होंने, लेकिन उन्होंने भागने का टाइम नहीं, इतना रोड बदौड़ हो गया हाथी, इतना हाथी था। कितनी फसल बर्बाद करी, क्या क्या 30-40 बीघों को गन्ना धान, इस 30-40 बीघों में निकाल गए घास। वन विभाग द्वारा आप लोगों द्वारा सूचना दी गई, वन विभाग का देखो क्या जी, कार्रवाई? वन विभाग वाले तो बाद में आए, जो सवेरे हमने फ़ोन किया उनका नंबर नहीं था हमारे पास। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।